अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 फर्स्ट ईयर यानी कि फ़िज़िक्स की जो 2025 की न्यू बुक आई है, आज हम उसके चैप्टर नंबर 6 के कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6.1 के मैं आपके साथ स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। A gas occupies 6.0 liter of volume at the pressure of 12 atm। हमें कहा गया है कि 12 atm प्रेशर पर गैस जो है वो 6 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। कहता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का वॉल्यूम क्या होगा इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड बाय 2.0 atm, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें 2 atm मज़ीद। एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और आपने एज्यूम करना है कि जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमें इनिशियल वॉल्यूम गिवन है जिसको हमने V1 से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 6 लीटर। और इनिशियल प्रेशर जिसको हमने P1 से डिनोट किया है वो हमारे पास है 12 atm। फाइनल जो प्रेशर है हमारे पास वो कह रहा है कि जो प्रेशर है ना वो आपने 12 से 2 और मज़ीद बढ़ा दिया। तो आपने 12 के अंदर 2 को प्लस करना है ना, यानी कि 2 फैक्टर जो है वो मज़ीद बढ़ा है 12 प्रेशर के अंदर। तो 12 प्लस 2 आप क्या कर दोगे, 12 को तो 2 को प्लस करोगे तो 14 आ जाएगा आपके पास ना। तो फाइनल प्रेशर जिसको हमने P2 से डिनोट किया है वो आपके पास आ जाएगा 14 atm। जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, इसको आप चाहे T1 कहें, चाहे T2 कहें, चाहे T कहें, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये अब आपने बताना है मुझे कि वो कौन सा लॉ अप्लाई होगा जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो आप सबको पता है, आप सब चैप्टर के अंदर पढ़ आए हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो ना तो वहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है ना। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वी अप्लाई बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के पास, बॉयल्स लॉ में आपके पास क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है ना, यानी कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट यानी कि फाइनल रिलेशन दो पॉइंट्स के लिए ना, तो आपने यहाँ पे ये वाला रिलेशन लगाना है, ठीक है, बॉयल्स लॉ वाला। P1 इंटू V1 इज इक्वल है P2 इंटू V2, ठीक है। यानी कि ये हमें रिलेशन बता रहा होता है ना कि अगर हमारे पास जो है, अगर हम यहाँ से देखें ना, बॉयल्स लॉ में कहता है अगर प्रेशर बढ़ा होगा ना तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है बॉयल्स लॉ में जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो ना। तो ये वही रिलेशन है, ये कहता है कि अगर प्रेशर बढ़ा होगा ना तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, हमने V2 फाइंड करना है ना। तो V2 रखें आप अपनी जगह पे, और ये जो P2 है ना इसको एक होकर दूसरे साइड पे ले जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा ना वो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से हमने निकाला है, ठीक है। यहाँ से V2 को मैंने उसकी जगह पे रखा है, उसकी जगह पे, और P1 अपनी जगह पे है, V1 अपनी जगह पे है। तो P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर डिवाइड हो गया है, ठीक है। आपके पास ये V2 का फार्मूला आ गया। V2 आपके पास इक्वल आ गया है P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। आप जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। P1 प्रेशर आपके पास गिवन था 6 लीटर, तो आप सॉरी प्रेशर है ना, प्रेशर, हाँ P1 प्रेशर आपके पास है 12 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपने ना इसकी जगह P1 की जगह लिख दिया 12 atm। और V1 आपके पास क्या गिवन था 6 लीटर, आप उस जगह लिख दो 6 लीटर, ये L जो है ना वो लीटर को डिनोट कर रहा है। और P2 आपके पास क्या गिवन था 14 atm, तो 14 atm पुट कर दे। अब आपने जस्ट अपनी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे, ATM से कैंसिल हो जाएगा ना। आपने कैलकुलेटर पे ना 12 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, जो आ जाएगा उसको आपने 14 से डिवाइड कर लेना। बहुत सिंपल है, आसानी से कैलकुलेटर के ऊपर हो जाएगा। तो आपके पास V2 जो है ना वो इक्वल आ जाएगा 5.14 लीटर, ठीक है। ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ गया है। देखिए ज़रा, पहले जो था हमने पढ़ा था, देखिए ज़रा, ये जो प्रेशर था ना, अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया 12 से 14 तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। देखिए तो पहले 6 लीटर वॉल्यूम था ना, तो अब डिक्रीज़ होके 5.14 लीटर आ गया। हमने पढ़ा ना कि बॉयल्स लॉ में हमारे पास प्रेशर को और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है। देख ले ज़रा, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़। आपके पास जो आंसर आएगा ना वो कम वैल्यू आई है, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम की निस्बत, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है 6, अब हमारे पास आ गया 5.14। स्टूडेंट आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई है। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.2। 6.2 में हमें कहा गया है इन अ वैक्यूम चैम्बर विच इज कनेक्टेड टू अ क्रायोजेनिक पंप, pressure as low as 1.00
नैनो पास्कल इज़ बीइंग अटेन्ड। आपको पता है हमारे पास जो वैक्यूम चैम्बर ऐसा होता है ना, इसमें हवा नहीं होती है, तो कह रहा है कि वैक्यूम चैम्बर में ना हमने 1.0 नैनो पास्कल, बहुत लो प्रेशर है। कह रहे हैं इस लो प्रेशर को अटेन करने के लिए ना हमने वैक्यूम चैम्बर को ना एक क्रायोजेनिक पंप के साथ उसको कनेक्ट किया है, ठीक है। तो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 1.00 मीटर क्यूब वेसल एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। तो कह रहा है आपने ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो फाइंड करनी है, जब आपके पास जो वेसल्स का जो वॉल्यूम है ना, देखिए मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, तो वेसल के वॉल्यूम यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने ये कैलकुलेट करना है। जब आपके पास जो प्रेशर है वो ये 1.0 नैनो पास्कल और जो टेम्परेचर है आपके पास गिवन है 300 केल्विन। गिवन डाटा की बात करते हैं स्टूडेंट्स। गिवन डाटा में हमें प्रेशर गिवन है, प्रेशर को हमने पी से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 1.00 नैनो पास्कल। तो आपको पता है नैनो की वैल्यू हमारे पास ये प्रीफिक्सेस है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻⁹। आपने इसकी जगह पुट कर देना है, यानी कि प्रेशर जो है ना हमारे पास इक्वल आ गया 1/10⁻⁹ पास्कल। और वॉल्यूम को हमने वी से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 1 मीटर क्यूब। देखो ना मीटर क्यूब से आपको पता लग जाना चाहिए हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। टेम्परेचर जिसको हमने टी से डिनोट किया है वो हमारे पास क्या गिवन है 300 केल्विन, हमने लिख दिया। अच्छा, अब हमने ना फाइंड क्या करना है, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ना हम कैपिटल एन से डिनोट कर देती हैं। तो कैलकुलेशन करती हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता है हमने यहाँ पे ना वो जनरल गैस लॉ जो है ना वो वाला फार्मूला इसका लगाएंगे, आइडियल गैस लॉ का ना फार्मूला। तो आपको पता है आइडियल गैस का फार्मूला हमारे पास जो है इन द फॉर्म ऑफ बोल्टमैन कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास होता है पी वी इज इक्वल है एन के बी टी। ये जो के बी है ना ये हमारे पास बोल्टमैन कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम के बी से डिनोट करती हैं, उसको बोलती हैं बोल्टमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जूल पर केल्विन, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। आपने गिवन डाटा में ना इसको ऐसे कैसे लिख देना याद करने के बाद। अब हमने यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं ना, तो ये एन को रखे अपनी जगह पे ही। अब ये के बी टी जो है ना इसको आप ले जाए इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी साइड पे, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि एन का फॉर्मूला आ जाएगा पी वी डिवाइडेड बाई के बी टी। आप सबकी वैल्यूज है आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है अपनी ना, जो आपके पास गिवन डाटा में गिवन है। स्टूडेंट हमारे पास जो एन है वो इज इक्वल आ जाएगा पी। सबसे पहले पी की वैल्यू लगाती है, पी हमारे पास है 1/10⁻⁹ पुट कर दें 1.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। पी हमारे पास के गिवन है 1 पुट कर देंगे 1.00 मतलब 1 ही है। के बी की वैल्यू आपको पता है बोल्टमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 पुट कर दे, और टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास होती है 300 पुट कर दे। आपने अब सारी वैल्यूज को ना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आंसर इजीली आसान से आपके पास आ जाएगा। इसका आंसर 2.41 मल्टीप्लाई 10⁻11 मॉलिक्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने कैलकुलेटर पे ना ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, कोई मुश्किल नहीं है ये कैलकुलेट करना कैलकुलेटर के ऊपर। तो आगे पास यानी कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो आपके पास क्या था, हाँ जी स्टूडेंट, आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आएंगे ना वो कंटेन करेंगे इस वेसल्स के अंदर। स्टूडेंट आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 6.3 हमें क्या कहा गया है, अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस where it absorb 500 joule of heat energy and perform 300 joule work on its surrounding। कह रहा है कि एक गैस है, वो जो गैस है वो एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर है, तो वो ना इतनी हीट को ना ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है। और जब हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है तो फिर वो इतना वर्क जो है वो 300 जूल वर्क करती है अपने सराउंडिंग में। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो आपने गैस की ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि उसके इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है ना आपने वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान भी है। देखिए ज़रा आपके पास टोटल जो है ना एनर्जी वो है 500, तो 500 में जब आप 300 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 200 जो है वो इंटरनल एनर्जी का आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हमने इसको जो है वो ऐसे सोल्व करना है ना, तो आप लिखोगे सोल्यूशन
तो शुरू में सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखोगे। गिवन डाटा में आपको हीट ऑब्जॉर्ब्ड गिवन है, जिसको हमने क्यू से डिनोट किया, वो हमारे पास है 500 जूल। और वर्क डन बाय अ गैस, जिसको हमने डब्ल्यू से डिनोट किया है, वो हमारे पास 300 जूल गिवन है। कह रहा है टू फाइंड, हमने फाइंड करना है, हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमने डेल्टा यू से डिनोट किया है। कैलकुलेशन करके आप फार्मूला लिखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि क्यू इज इक्वल है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू का। और यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, हमने डेल्टा यू फाइंड करना है। डेल्टा यू रखे अपनी जगह पे। ये जो टी डब्ल्यू है ना, इसको ले जाइए क्योंकि दूसरी साइड पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू का फार्मूला आ गया क्यू माइनस डब्ल्यू। अब जब से आपने वैल्यूज पुट करनी है, स्टूडेंट आपको पता है ना, देखिए सर ये हमारे पास एक सिस्टम है, तो सिस्टम को आपको पता है कि सिस्टम में क्या है, जब जो ये सिस्टम है ये हीट को ऑब्जर्व करेगा। जब ये हीट को ऑब्जर्व करेगा तो हीट को ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या होगा, ये वर्क करेगा। तो ये मैंने उसको डायग्राम को भी बताया हुआ है। तो आपने 500 में से 300 को माइनस कर देना है, तो आपके पास 200 जूल जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई है। आई होप सो कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। बहुत आसान न्यूमेरिकल था ये वाला। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.4 में कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ कार्नेट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एट 600 केल्विन। कह रहा है एक कार्नेट इंजन है जिसका जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है वो 600 केल्विन है एंड द लो टेम्परेचर रिजर्वायर एट 300 केल्विन। लेट्स सपोज अगर डायग्राम से बात करें ना, तो हमारे पास लेट्स सपोज ये कार्नेट इंजन है, ठीक है, ये कार्नेट इंजन है। तो जो इस कार्नेट इंजन का जो लो रिजर्वायर है ना, जिसको हमने यहाँ से एल टी आर से नोट किया, वो हमारे पास 300 केल्विन गिवन है। और जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है ना, उसको हमने जो है वो एच टी आर से डिनोट किया, वो हमारे पास है तो 600 केल्विन, ठीक है। इसको आप कह दें टी एच और इसको आप कह लें टी लो, यानी कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर को आप टी एल से डिनोट कर लें और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को आप टी एच से डिनोट कर लें, ठीक है। अब कह रहा है इसके ना दो पार्ट है। पहले पार्ट हमें कह रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, आपने इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आपके बी पार्ट हमें कह रहा है द अमाउंट ऑफ द वर्क आउटपुट इफ द इंजन ऑब्जॉर्व 500 जूल ऑफ द हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। कह रहा है अगर वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे 500 जूल जो है वो 500 जूल जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बताएं वो उसका आउटपुट वर्क क्या होगा, यानी कि हमने वर्क फाइंड करना है। गिवन डाटा की बात करती हैं। गिवन डाटा में हमें हाई टेम्परेचर रिजर्वायर गिवन है, जिसको हमने T8 से डिनोट किया, वो हमारे पास है 600 केल्विन। और लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसको हमने TL से डिनोट किया, वो हमारे पास है 600 केल्विन। हीट ऑब्जॉर्ब्ड जिसको हमने QA से डिनोट किया, वो हमारे पास है 500 जूल। फाइंड हमें करना है, हमने जो है वो एफिशिएंसी फाइंड करनी है और हमने वर्क फाइंड करना है। सोल्यूशन करते हैं ए पार्ट का। एज वी नो हमें पता है एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी का हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस TL डिवाइडेड बाई TH। ये ना क्यू में भी होता है ना, टेम्परेचर में भी होता है और हीट में भी होता है, दोनों में सेम होता है। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर की वन है ना, तो इसलिए हम टेम्परेचर वाला जो एफिशिएंसी वाला फार्मूला पुट करेंगे। हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल है 1 माइनस TL डिवाइडेड बाई TH मल्टीप्लाई 100। अब जस्ट वैल्यूज पुट करती हैं, 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर का 600 वैल्यू सॉरी हाँ जी, ये ना लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हमेशा अपने ऊपर रखना है और हाई को नीचे रखना है। लो आपके पास था, लो टेम्परेचर रिजर्वायर आपके पास 300 था, 300 पुट कर दें, और हाई टेम्परेचर आपके पास 600 था, 600 पुट कर दें मल्टीप्लाई 100। अब आपने जस्ट इसको करना है कैलकुलेटर के ऊपर, तो जो आपके पास पहले क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 50, और हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं ना, तो 50% आ जाएगी, यानी कि इस कार्नेट इंजन की जो एफिशिएंसी है ना वो है 50%। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम ना इसका पार्ट नंबर 2 फाइंड करती हैं, यानी कि वर्क फाइंड करती हैं। स्टूडेंट्स वर्क फाइंड करने के लिए ना आपको यहाँ पे ना एफिशिएंसी का ही फार्मूला लिखना है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट और इनपुट में ना। तो आपको पता है एफिशिएंसी जो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या होता है हमारे पास वर्क, और इनपुट क्या होता है वहाँ पे एनर्जी, यानी कि हम एनर्जी देती हैं किसी सिस्टम को, तो वर्क हम लेते हैं ना उससे। तो ये है, तो यहाँ पे ना हम अब लिख देते हैं एफिशिएंसी इक्वल है W डिवाइड बाई QH। हमने यहाँ से फाइंड करना है, W फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है ना, तो वर्क को रखे अपनी जगह पे, ये QH डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी जगह पे जाके मल्टीप्लाई करवा दे, तो आपके पास क्या आ जाएगा वर्क का फॉर्मूला, आपके पास वर्क का फार्मूला आ जाएगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई QH। ठीक है, यानी कि ये कौन सी हीट ऑब्जर्व है, वर्क का फार्मूला आ गया एफिशिएंसी
इंटू क्यू एच। ये जो एफिशिएंसी स्टूडेंट्स हमारे पास जो एफिशिएंसी आई थी ना वो थी परसेंटेज में ना, ये थी ना परसेंटेज में, यानी कि हमारे पास जो एफिशिएंसी थी वो थी 50%। तो परसेंट की वैल्यू को पता होना चाहिए। परसेंट जो होता है ना वो हमारे पास इक्वल होता है 1/100। तो आपने ना परसेंट की जगह लगा देना है 100, यानी कि 50 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी जो आपके पास 0.5 है। तो आपने ना इसको परसेंटेज में नहीं लिखना, बल्कि परसेंटेज की वैल्यू पुट करके फिर एफिशिएंसी पुट करनी है, एफिशिएंसी की वैल्यू ना। तो एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई हीट ऑब्जर्व। हीट ऑब्जर्व जिसको हमने की से डिनोट किया था वो हमारे पास 500 गिवन थी, तो आप इस जगह 500 पुट कर देना है। तो आपके पास जब आप 0.5 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ब्रैकेट्स मर्स लगाइएगा, तो आपके पास जो वर्क है वो आ जाएगा 250 जूल। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.5। 6.5 में हमें कहा गया है आर रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट 1200 जूल ऑफ हीट फ्रॉम इट्स इंटीरियर। इंटीरियर कह रहा था हॉट रिजर्वायर। ठीक है, द इंटीरियर जो है ना वो हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर है। कोल्ड रिजर्वायर जो है ना एक रेफ्रिजरेटर है, और वो जो उस पर जो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो हमें 1200 जूल गिवन है। और कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है? अपनी कोल्ड रिजर्वायर से कर रहा है। एंड द रिलीज्ड और 1800 जूल और हीट जो है वो रिलीज़ कर रहा है टू द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। और वो क्या कहाँ जा रही है? हॉट रिजर्वायर की तरफ जा रही है ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर साइकिल के दौरान। रेफ्रिजरेटर को पता है ना कि रेफ्रिजरेटर जो होता है वो किस पे वर्क कर रहा होता है। आपको पता है कि इसको यहाँ से ना आपने जो है वो क्या करना होता है, अपनी ना कोल्ड रिजर्वायर से हीट को हॉट रिजर्वायर की तरफ पहुंचाना होता है। तो खुद ब खुद तो नहीं ना जाती है, आपको पता है, कोल्ड से हीट हॉट की तरफ ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्क इनपुट रिक्वायर्ड बाय साइकिल। तो आपने वो वर्क फाइंड करना है, वो इनपुट वर्क फाइंड करना है हर साइकिल के दौरान जो उसको रिक्वायर्ड होगा। और बी में आपने क्या फाइंड करना है? द कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस, जिसको हमने COP से डिनोट किया है, ऑफ द रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर का आपने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी फाइंड करना है। स्टूडेंट्स गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा में हमें हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, जिसको हमने QR से डिनोट किया, वो हमारे पास है 1200 जूल। यानी कि अगर हम बात करें ना सिस्टम्स डायग्राम के थ्रू, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, ये इसके नीचे से यहाँ से कोल्ड रिजर्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे जो उसको कोल्ड रिजर्वायर में जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है ना वो हमारे पास है 1200 जूल है। ठीक है स्टूडेंट, और जब ये हीट जो है ना जब ये कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जाएगी ना तो ये हमारे पास होती है 1200 जूल। यानी कि ये ये जो ना हॉट रिजर्वायर से ना जो होगी ना हीट वो जाएगी सराउंडिंग में, जिसको हमने हीट रिलीज टू द हॉट रिजर्वायर को हमने QH से यानी कि हाई से डिनोट किया है। वो हमारे पास है 1800 जूल। अब स्टूडेंट्स मैं ना गिवन डाटा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। गिवन डाटा में हमें हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर है, जिसको हमने QR से डिनोट किया, वो हमारे पास गिवन है 1200 जूल। और हीट रिलीज टू द हॉट रिजर्वायर हमें गिवन है, इसको हमें QA से डिनोट किया, वो हमारे पास है 1800 जूल। टू फाइंड हमने फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट हमने वर्क इनपुट यानी कि W फाइंड करना है, और बी में हमने कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस यानी कि COP फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे पास जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ा कि हमारे पास जो होता है ना वर्क वो इक्वल होता है हीट के बराबर होता है ना। तो वर्क जो होगा ना वो इक्वल होगा Q1 माइनस Q2। तो Q1 जो है वो हमारे पास क्या है? Q1 हमारे पास है हाई वाली और ये है लो वाली। ठीक है, हाई हमारे पास क्या थी? 1800 पुट कर दें, और Q2 जो वो लो वाली है वो क्या थी? 1200। जब 1800 में से 1200 को माइनस करोगे तो आपके पास 600 वर्क जूल आ जाएगा। तो आपके पास जो वर्क आएगा ना वो आपके पास आ जाएगा 600 जूल वर्क। ये रेफ्रिजरेटर जो है वो हर साइकिल के दौरान ना इतना वर्क जो वो कर रहा होगा। अब स्टूडेंट्स हम COP यानी कि हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है QL डिवाइडेड बाय W। QL मतलब यानी कि ये है हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो लो मतलब क्या? कोल्ड रिजर्वायर की तरफ। कोल्ड हमारे पास क्या था? 1200 गिवन था। तो फिर 1200 को वर्क जो भी हमने फाइंड किया 600 आया था, आपने 1200 को 600 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो 12 कटिंग किया 12 6 1 6 2 12, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो 2 आ गई है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास उस रेफ्रिजरेटर की आ गई है। आई होप सो कि आपको उस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.2, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। हमने कहा कि ना आपका ना क्लास 9th में तो जो था ना उस जैसा ये सेम, तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट पढ़ती हैं, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। आपने एंट्रोपी चेंज फाइंड करनी है व्हेन 1.0 मोल ऑफ आइस, जब आपके पास 1 मोल आइस का एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है टू फॉर्म अ लिक्विड वाटर में ना वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर हमने जो है वो चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करनी है। 1 मोल ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेल्ट हो रही है और वो मेल्ट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में जा रही है, लिक्विड वाटर बन रही है। स्टूडेंट्स गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा में मोल ऑफ द आइस गिवन है जिसको हमने एन से डिनोट किया है, ठीक है, स्मॉल एन से डिनोट किया, वो हमारे पास है 1 मोल। अब टेम्परेचर जिसको हमने टी से डिनोट किया वो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम सेंटीग्रेड को ना केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है जब आप 0 डिग्री को के अंदर प्लस करोगे 273 केल्विन, तो आपके पास टेम्परेचर जब केल्विन में आ जाएगा 273 केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यून जिसको चाहिए आप डेल्टा क्यू फ्यून से डिनोट कर लो या आप एल एफ से कर लो। एल एफ से आपने 9th क्लास में किया था, तो एल एफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको जिससे बस अच्छा लग रहा है ना आप उससे इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास मोल में है ना, तो आपने मोल वाली वैल्यू को याद करके लिखना है। तो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यून ऑफ 1 मोल ऑफ आइस जो होती है ना वो इक्वल होती है 6.02 इंटू किलो जोल पर मोल। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ना इसको किलो को ना हमने किलो में नहीं रखना, हमने इसको रखना है जोल पर मोल में। जब आप 6.02, आपको पता है इस किलो की वैल्यू होती है 1000, जब आप 6.02 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6020, यानी कि 60-20 जोल पर मोल। ये हमारे पास वाला कौन सी है, हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यून है ऑफ 1 मोल ऑफ आइस, 1 मोल ऑफ आइस के लिए, ठीक है, किलोग्राम में नहीं है। किलोग्राम के लिए अगर आप करोगे उसमें और वैल्यू आएगी, हमें किलोग्राम में नहीं चाहिए, हमें मोल के लिए चाहिए ना, तो इसलिए फिर हमने ये लिखना है। या आप ना चाहे इसको डेल्टा क्यू फ्यून से डिनोट कर लो, चाहे इसको एल एफ से डिनोट कर लो, ठीक है, एल एफ से मैं इसको डिनोट किया हुआ है। तो एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी जो हमने फाइंड करनी है, टू फाइंड हमने फाइंड में क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करनी है। तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी का, यानी कि डेल्टा एस का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई टी। आप देखिए गिवन डाटा हमें कहीं पे भी ना डेल्टा क्यू तो गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले हम डेल्टा क्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो एज वी नो डैट कैलकुलेशन करते हैं, आपने कैलकुलेशन करने लिखना है एज वी नो डैट डेल्टा क्यू इज इक्वल है एम डेल्टा एफ, यानी कि जब आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यून को नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारे पास डेल्टा क्यू आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल हमारे पास आ गया एम, हमारे पास क्या गिवन है, ये जो एम है ना, ये जो नंबर ऑफ मोल्स को चाहे आप एन से डिनोट कर लो चाहे आप एम से कर लो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे आप चाहे एन लिख लो चाहे इसको आप एम लिख लो, जिससे मर्जी डिनोट कर सकते हो, एन से एम से। तो मैंने यहाँ से एम इंटू डेल्टा एफ का फॉर्मूला लिख लिया। एम यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ आइस हमारे पास है 1 मोल पुट कर दिया, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूम को जो हमारे पास है 6020, तो 6020 पुट कर दिया। तो हमारे पास ये चेंज इन हीट जो अब इक्वल आ गई है 6020 जोल के बराबर आ गई, ठीक है ना। ये वाला मोल इस मोल से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक पार है ना, पार जो है वटे के नीचे चला जाएगा, तो ये कटिंग हो जी सिर्फ जोल में आ गई। हमारे पास जो एनर्जी का जोल ही होता है ना, तो जोल में आ गई है। डेल्टा क्यू आपके पास इक्वल आ गई है 6020 जोल। आप हम एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल डेल्टा क्यू बाई टी। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लिखे, डेल्टा क्यू जो अभी हमने फाइंड किया 6020 जोल लिख दिए यहाँ पे 6020 जोल, और टेम्परेचर के पास क्या गिवन था 273, आप पुट कर दे 273 इंटू केल्विन। अब आप जब आप 6020 को 273 के साथ डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.0 जोल पर केल्विन। तो आपके पास चेंज इन एंट्रोपी का आंसर आ गया 22.0 जोल पर मोल इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.7। 6.7 हमें कहा गया है अ गैस ऑक्युपाइज 400 मिलीलीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है इतने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना एक गैस जो है ना वो 400 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है।
वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है ना, लेकिन हमें यहाँ पे मिलीलीटर में गिवन है तो हम मिलीलीटर में ही लिख देंगे इसको। अच्छा स्टूडेंट, हमें कह रहा है व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कि ना अब कितना वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा अगर टेम्परेचर उसने बढ़ा दिया है, टेम्परेचर उसने कर दिया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दी है। एज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर, वो कह रहा है कि सारे प्रोसेस के अंदर ना आपके पास जो प्रेशर है ना वो कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपने तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो ना तो वहाँ पे चार्ल्स लॉ लगता है। ठीक है, चार्ल्स लॉ कह ले, चार्ल्स जिसको आप जिस तरह से पढ़ते हैं, यहाँ पे चार्ल्स लॉ लगता है। चार्ल्स लॉ में हमें ये कहता है जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है ना तो जो होता है ना वॉल्यूम, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा, टेम्परेचर कम वॉल्यूम कम। ठीक है, तो हम ना गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम गिवन है जिसको हमने V1 से डिनोट किया, वो हमारे पास है 400 मिलीलीटर। मिलीलीटर में ही रहने दें क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा ना वो भी मिलीलीटर में ही आ जाएगा। अब इनिशियल टेम्परेचर जिसको हमने T1 से डिनोट किया वो हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप 20 का जब 273 को प्लस करोगे ना तो आपके पास ये केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। केल्विन में क्या टेम्परेचर आएगा, केल्विन में टेम्परेचर आएगा 293 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर जिसको हमने T2 से डिनोट किया वो हमारे पास है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम ना डिग्री सेंटीग्रेड को ना हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 80 के अंदर प्लस कर दोगे 273 तो आपके पास आ जाएगा 353 केल्विन आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। एज्यूमिंग आपके पास क्या एज्यूम करना था, आपके पास जो प्रेशर है वो क्या कांस्टेंट है, आपने प्रेशर को कांस्टेंट कंडीशन लिख दी है। अब हमने फाइंड करना है हमने फाइनल वॉल्यूम जिसको हमने V2 से डिनोट किया, हमने ये फाइंड करना है। एज वी नो डैट हमको बता दिया, हम यहाँ पे चार्ल्स लॉ लगेगा। चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। अब स्टूडेंट देखिए ज़रा, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज किया 20 से 80 किया ना, टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज करना चाहिए। तो हमने वो इंक्रीज जो टेम्परेचर जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा हमने वो फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे दो हमें पॉइंट्स है ना, दो पॉइंट्स के लिए हम चार्ल्स लॉ लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल है V2 डिवाइडेड बाई T2, यानी कि ये वाला रिलेशन जो है ना ये हमारे पास चार्ल्स लॉ का रिलेशन है। ठीक है, यानी कि ये हमें ये रिलेशन हमें यही बता रहा है कि जो वॉल्यूम इंक्रीज करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है। V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल है V2 डिवाइड बाई T2। हमने यहाँ से V2 फाइंड करना है ना, V2 रखे अपनी जगह पे, ये T2 डिवाइड हो रहा है, इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दे तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। V2 इज इक्वल आ गया V1 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई T2 के। स्टूडेंट्स अब आपने जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। V1 की वैल्यू हमारे पास क्या कीमत थी 400 मिलीलीटर, पुट कर दे 400 मिलीलीटर। टेम्परेचर क्या कीमत था हमारे पास T1 टेम्परेचर हमारे पास कीमत था 293, पुट कर दें। और हमारे पास T2 टेम्परेचर का कीमत था 353 पुट कर दें। आपने इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है तो आपके पास V2 जो है वो आ जाएगा 482 मिलीलीटर, आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट देखिए सर, आप पहले वॉल्यूम 800 मिलीलीटर 400 मिलीलीटर था ना, तो आपके पास वॉल्यूम अब 482 हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये तो चार्ल्स लॉ में कह रहा था। स्टूडेंट्स आके हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 8.4। 8.4 में हमें कहा गया है अ गैस हैज़ अ प्रेशर ऑफ 2.0 atm एट 300 केल्विन। कह रहा है गैस का 300 केल्विन पर 2 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये atm जो है प्रेशर है। कह रहा व्हाट प्रेशर विल इट हैव एट 450 केल्विन। तो कह रहा है कि 450 केल्विन पर इस गैस का क्या प्रेशर होगा, हमने वो प्रेशर फाइंड करना है एज्यूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम। और वो कह रहा है कि जो वॉल्यूम है ना वो हमारे पास है कांस्टेंट। स्टूडेंट्स आप गिवन डाटा लिखें। गिवन डाटा में हमें इनिशियल वॉल्यूम जिसको हमने P1 से डिनोट किया वो हमारे पास है 2.0 atm। इनिशियल टेम्परेचर जिसको हमने T1 से डिनोट किया वो हमारे पास है 300 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर जिसको हमने T2 से डिनोट किया वो हमारे पास है 450 केल्विन। एज्यूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हमें अकॉर्डिंग टू जोसेफ लोसिक लॉ हमें कहता है कि स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द जोसेफ लोसिक लॉ हमें कहता है कि अगर हमारे पास ये जो है वॉल्यूम कांस्टेंट हो ना तो यहाँ पे हमारे पास जोसेफ लोसिक लॉ लगेगा। तो जोसेफ लोसिक लॉ हमें कहता है
तो प्रेशर होता है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल है P2 डिवाइड बाई T2। हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ से P2 फाइंड करना है। P2 अपनी जगह पे रहेगा, ये T2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास P2 का जो आ जाएगा ना, वो आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला P1 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई T1। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट आप अपनी वैल्यूज पुट करें। P1 प्रेशर के पास 2 गिवन है, 2 पुट कर दें। P1 आपके पास 2 है, T1 आपके पास क्या गिवन है 300 पुट कर दें, मल्टीप्लाई T2 आपके पास क्या गिवन है 450 पुट कर दें। अब जब आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि P2 जो आपके पास प्रेशर है वो 380 m आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए ज़रा, हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो प्रेशर भी इंक्रीज़ किया, पहले 2 था तो अब 3 हो गया। तो यही हमें जो था जोसेफ लोसाक, ये कहता जोसेफ लुकास जो था वो ला कहता था। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच। वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।